महेश जोशी की गिरफ्तारी अचानक से हुई है या काफी दिनों से इसे लेकर कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा है कि 15-20 दिन पहले इन्हें नोटिस दिया गया था, तब इन्होंने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था यह कहकर कि बहुत बीमार हैं और पता नहीं कुछ भी हो सकता है, वक्त हमें दिया जाए। और लगातार इन्हें वक्त दिया जा रहा था, मगर वक्त की भी कोई मियाद होती है। इसलिए कल इन्हें ईडी दफ्तर में बुलाया गया और 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में गहलोत सरकार के पहले मंत्री का काम तमाम हुआ है। ये गिरफ्तारी अकेले ही रह जाएगी या फिर और आगे बढ़ेगी? मैं सोच रहा था कि प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी आई तो इतने सारे नेता आए, महेश जोशी जब गए ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए तो कोई नहीं आया। अशोक गहलोत के पुराने सलाहकार लोकेश शर्मा ये बता रहे हैं, महेश जोशी जी आपसे भी तो कुछ वादा किया था या क्या होगा अशोक गहलोत ने। अब लोग जो कह रहे हैं कि लोकेश शर्मा क्यों पलटा, इसलिए कि लोकेश शर्मा महेश जोशी नहीं बनना चाहते हैं। मगर जिस तरह से अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं या फिर कांग्रेस के सभी नेता आरोप लगा रहे हैं कि दुर्भावना से गिरफ्तारी की गई है, ये बात कम से कम इस घोटाले में तो नहीं की जा सकती है। आप किसी भी गांव कस्बे में चले जाइए और जल जीवन मिशन के लिए बात कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा जिस योजना की ज़रूरत राजस्थान को थी उसे किस तरह से लूटा गया है। और मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, मैं तो कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत के तीनों कार्यकाल के पानी के विभाग की जांच करा लीजिए। अगर पूरी सरकार जेल में न चला जाए तो हमें जेल में भेज दीजिएगा। मैं ऐसे ऐसे रिटायर्ड इंजीनियरों से मिला हूं और चीफ इंजीनियरों से मिला हूं जिनकी बातें केवल सुनकर नहीं, पैसे का दायरा सुनकर सदमे में आ जाता हूं। प्यासे राजस्थान के लिए पानी के पैसे को लूटना महापाप है, मगर पानी की कमाई सबसे ज़्यादा राजस्थान में की गई है और ये विभाग हमेशा ऐसे लोगों को मिलता था जो सीधे मुख्यमंत्री के करीबी हुआ करते थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब विपक्ष में थे तो हमने उनके साथ मिलकर इस मामले को उठाया था। अभी भी मुझे याद है कि किस तरह से हम एक एक दस्तावेज को पढ़ते थे और समझते थे। जो टी.एन. शर्मा इस सारे दस्तावेज को लेकर आए थे हमारे पास, और उस घोटाले को समझने के बाद ग्राउंड पर जाकर हम जब पता करते थे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती थी। वो एक दौर था जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी का दफ्तर नहीं मिला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और अशोकनगर थाने के बाहर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था। मगर आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उन सभी लोगों के संघर्ष की जीत हुई है जो इस घोटाले को उजागर करने में लगे हुए थे। कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए राजस्थान में इतना ये फुल प्रूफ प्लान बना के चलते हैं कि बीजेपी वाले कांग्रेसियों को नहीं छूते हैं और कांग्रेसी बीजेपी वाले को नहीं छूते हैं। ये आपस में पूछताछ करके हो हल्ला मचा लें, कुछ भी कर लें, मगर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रवायत को तोड़ने का काम किया है। सारे अधिकारियों पर चार्जशीट फाइल हो गई मगर महेश जोशी पर नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन्हें क्यों नहीं जमानत दे दी जाए जब जिस मंत्री ने फाइलों पर साइन की है उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं है।
और सब कुछ जमानत देनी पड़ी। अंत में थक हार कर मंत्री को पकड़ना पड़ा है, ईडी को। लेकिन मंत्री को बचा कौन रहा था? क्या भजन लाल सरकार में भी महेश जोशी उतने मजबूत थे कि जांच में कहीं आ ही नहीं रहे थे? पता नहीं। मुझे लग रहा है कि मंदिर के पास घर बनाने वाले और घर टूटने पर आत्महत्या करने वाले उस मीणा की भी हाय तो लगी होगी। पर यह लूट का पैसा है और लूट का पैसा वापस आना चाहिए। जिस तरह से ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है, इस सब के बाद अगर अशोक गहलोत कहते हैं कि दुर्भावना से कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि पूछताछ तो सबसे होनी चाहिए। किन हालातों में अशोक गहलोत के सबसे करीबी माने जाने वाले सुधांशु पंत, जो अभी मुख्य सचिव हैं, इस विभाग के प्रधान सचिव का पद छोड़कर दिल्ली में गए थे, ये जनता में चर्चा है। महेश जोशी का दंभ और अहंकार देखकर एक बार तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर उन्होंने मुझसे कह दिया कि आप जेल जाओगे। मैंने कहा अगर मेरी गलती होगी तो मैं जेल जाऊंगा, आपकी गलती होगी तो आप जेल में जाएंगे। ठीक उसी तरह से मुझे याद आता है वसुंधरा राजे सरकार में जब मुकदमा दर्ज हुआ था, तो एडीजी हुआ करते थे AK जैन, उन्होंने कहा था आप जेल जाओगे। मैंने कहा मेरी गलती होगी तो मैं जाऊंगा, आपकी गलती होगी तो आप जाओगे। गए वो। पर समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि संस्थागत लूट किया गया है और ऊपर से नीचे सबको गिरफ्तार करना होगा। सुबोध अग्रवाल क्यों बचे हैं? सुबोध अग्रवाल क्यों बचे हैं? उनके बारे में भी तो जांच करनी चाहिए। अगर निर्दोष है तो छोड़ देना, मगर दोषी हैं या नहीं, ये राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में किसी से जाकर पूछ लो, वो बता देगा। मैं तो क्या बोलूं। पर सिस्टम सड़ा हुआ था। अकेले इस विभाग का सड़ा हुआ था? बिल्कुल नहीं, पूरे सरकार में सिस्टम सड़ा हुआ था। इसीलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुश नजर आ रहे थे। ये दृश्य देखिए, जब वो निकल रहे थे, वो कह रहे थे मैं एक पैसा नहीं खाया हूं। आप मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों ने कार्रवाई करी है उनका बताने के मेरे खिलाफ देश के कानून में मुझे विश्वास है, हम न्याय करेंगे। मैंने कोई गलती नहीं की है, जिन लोगों ने गलती की है उन्हें पकड़ा जाए। संजय बड़ाया के घर के बाहर जितने भी घर बने हुए हैं जयपुर में, किसी भी घर में जाकर पूछ लीजिए कि महेश जोशी कितने घंटे संजय बड़ाया के घर में बिताया करते थे। किसी भी ठेकेदार से PhD में पूछ लीजिए कि पदम जैन ठेकेदार की हैसियत क्या थी। पता नहीं, मगर कई बार इनका सिस्टम मजबूत होता है। प्रमोद जैन भाया का भी सिस्टम मजबूत है, जिसकी वजह से वहां लोग पहुंच नहीं रहे हैं। वरना जांचें तो कई तरह की होनी चाहिए। पर अब जो ईडी बता रही है, पूछताछ में जो पैसे का ट्रांजैक्शन था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, इनसे पूछा गया कि किन किन अकाउंटों में कहां कहां पैसा गया है और वापस ये घूमकर आप लोगों के अकाउंट में आ रहा है, तो ये माजरा क्या है। जब ये माजरा समझा नहीं पाए तो गिरफ्तारी हुई है। मैं तो उस वक्त भी कहा था जब इनके बेटे पर एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था, कई बार शादी करने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया था, तब भी उसके अकाउंट में किस ठेकेदार ने पैसे जमा कराए थे उसकी जांच होनी चाहिए थी। पर कई बार जांच होती नहीं है। क्या जुल्म ढाया गया था उस लड़की पर। जयपुर पुलिस के कमिश्नरेट में जो पुलिस वाले लगे हुए थे, उनकी जांच हो जाए तो एक भी अपने पद पर नहीं मिलेंगे। जुल्म की इंतहा थी। गोविंद सिंह डोटासरा जी, जुल्म की इंतहा वो नहीं है जिसके लिए आप कह रहे हो डैश 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 तोड़ देंगे, लाल कर देंगे। जुल्म की इंतहा कभी उस लड़की से मिलिएगा, वो बताएगी आपको। मगर
भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इंसाफ तो ये